आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। हम यहाँ पर पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब कि पीसीटी। पीसीटी की जो एपिथेलियम होती है वो एक सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर लाइक होती है, जो कि रीएब्जॉर्प्शंस के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। यह सेगमेंट लगभग सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। पीसीटी फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम का सिक्रेशन करके बॉडी फ्लूइड्स के पीएच और आयनिक बैलेंस को यहाँ पर मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्यूब की, हेनलेस लूप। देखिए, जो असेंडिंग लिम्ब होती है हेनले लूप की, उसमें मिनिमम रीएब्जॉर्प्शंस होता है। हालांकि यह जो रीज़न होता है, यह मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, हेनले के लूप की जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वह वाटर के लिए परमिएबल होती है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव डाउन, मतलब कि नीचे जाकर जो फिल्ट्रेट होता है वह कंसंट्रेट हो जाता है। जो हेनले के लूप की असेंडिंग लिम्ब होती है वह वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, बट वह इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पर एक्टिवली या पैसिवली ट्रांसपोर्ट करती है। इसलिए जो कंसंट्रेट फिल्ट्रेट है वह ऊपर की ओर गुजरता है, तो यह इलेक्ट्रोलाइट्स के मेड्यूलरी फ्लूइड में मिलने के कारण डाइल्यूट होता चला जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी ट्यूब की, जिसे कहते हैं हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब कि डीसीटी। देखिए, इस सेगमेंट में वाटर और सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और DCT इज also capable of reabsorption of HCO3 and selective secretion of hydrogen and potassium ions and NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in blood। DCT जो है वह बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शंस में भी कैपेबल होती है, और ब्लड में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस और पीएच के मेंटेनेंस को यहाँ पर हाइड्रोजन, पोटेशियम आयंस और NH3 के सिक्रेशन के लिए भी ये कैपेबल होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट की। देखिए, जो कलेक्टिंग डक्ट है वह एक लॉन्ग डक्ट होती है, जो कि किडनी के कॉर्टेक्स और मेड्यूला के इनर पार्ट्स में वहाँ पर पाई जाती है। वाटर का जो एक लार्ज अमाउंट होता है, मतलब कि अधिकतम मात्रा में जो पानी होता है वह इस रीजन के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यह रीजन एक कंसंट्रेट यूरिन का यहाँ पर प्रोडक्शन करता है। यह सेगमेंट यूरिया के एक स्मॉल अमाउंट को यहाँ पर पैसेज देता है, मतलब मार्क देता है, जिससे कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम जो रीजन है उसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर बनी हुई रहती है। इट आल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। यहाँ पर यह हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का सिक्रेशन करके ब्लड का जो आयनिक बैलेंस है और जो उसका पीएच है उसको मेंटेन रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट।
देखिए जो मेमल्स होते हैं उनमें एक कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी पाई जाती है। हेनले का लूप और जो वासा रेक्टा होती है वह इसके लिए एक सिग्निफिकेंट रोल यहाँ प्ले करती है, उनकी भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है हेनले के लूप की जो दोनों लिम्स होती है उनमें फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है वह अपोजिट डायरेक्शंस में चलता है। मतलब कि जब फिल्ट्रेट टू लिम्स में जाएगा तो एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है और एक असेंडिंग लिम्ब होती है, तो फिल्ट्रेट का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो होता है। तो इस अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है हेनले के लूप के इन टू लिम्स में, उसकी वजह से यहाँ पर काउंटर करंट बनता है। मतलब कि यहाँ पर काउंटर करंट का प्रोडक्शन होता है। अब जो वैसा रेक्टा होती है उस वैसा रेक्टा में भी इसी तरीके की टू लिम्स होती है, एक डिसेंडिंग लिम्स और एक असेंडिंग लिम्स। तो उनमें भी जो ब्लड होता है उस ब्लड के फ्लो के थ्रू यहाँ पर इसी प्रकार का एक काउंटर करंट का पैटर्न बनता है। ठीक है। हेनले के लूप और वासा रेक्टा के बीच की जो निकटता है और साथ ही उनमें जो मौजूद काउंटर करंट है यह इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ओर बढ़ती हुई ऑस्मोलेरिटी को बनाए रखता है, जो कि कॉर्टेक्स में 300 एम ऑस्मो पर लीटर और इनर मेड्यूला में 1200 एम ऑस्मो पर लीटर तक होती है। यह ग्रेडियंट NaCl और यूरिया में के कारण होता है। जो NaCl होता है मतलब जो सोडियम क्लोराइड है वह हेनले के लूप की असेंडिंग लिम्ब द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि वैसा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज होता है। यह NaCl जो है वह वैसा रेक्टा की असेंडिंग पोर्शन, वैसा रेक्टा का जो असेंडिंग पोर्शन होता है उसके द्वारा वापस से इंटरस्टिशियम में वापसी करता है, मतलब कि वहाँ पर रिटर्न हो जाता है। इसी प्रकार हम देखें तो हेनले के लूप की जो असेंडिंग लिम्ब होती है उसका जो थिन सेगमेंट होता है, जो पतला हिस्सा होता है, उसमें यूरिया का स्मॉल अमाउंट मतलब यूरिया की कम मात्रा वहाँ पर प्रवेश करती है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल द्वारा इंटरस्टिशियम में वापस से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। अब अभी जो हमने यहाँ पर जो मैकेनिज्म की बात की है, मतलब कि हेनले का लूप और वैसा रेक्टा का जो एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसके द्वारा यहाँ पर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा मिलती है, तो यह जो मैकेनिज्म होती है यह काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाती है। यह मैकेनिज्म जो है वह मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने में हेल्प करती है। देखिए ऐसे जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट होते हैं, ऐसे जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट होते हैं वह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर के एक इजी पैसेज को वहाँ पर शो करते हैं, मतलब कि वहाँ पर एक मार्ग बनाते हैं वाटर के लिए, जिससे कि जो फिल्ट्रेट होता है मतलब जो यूरिन होता है वह कंसंट्रेट हो जाता है। ह्यूमन की जो किडनी होती है वह इनिशियल फिल्ट्रेट ह्यूमन की जो किडनी है वो बनने वाले ही इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 गुना अधिक कंसंट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन करती है। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वह आता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखिए जो किडनी की फंक्शनिंग है वह हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा मॉनिटर और रेगुलेट की जाती है, जिसके अंदर मतलब कि इस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में हाइपोथैलेमस, JGA और कुछ हद तक हार्ट भी यहाँ पर शामिल होता है। देखिए आयनिक कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम
और ब्लड वॉल्यूम में चेंजेस के द्वारा बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। जब बॉडी से फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड वहाँ से निकल जाता है, तो यह जो रिसेप्टर्स होते हैं यह एक्टिवेट हो सकते हैं और हाइपोथैलेमस को न्यूरो हाइपोफाइसिस से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच या वेसोप्रेसिन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं। जो एडीएच होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, यह ट्यूब्यूल के जो लेटर पार्ट्स होते हैं, मतलब बाद के जो हिस्से होते हैं, वहाँ से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए सुविधा देता है, जिससे कि डाययूरेसिस को रोका जा सकता है। देखिए, जब बॉडी फ्लूइड की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती है तो वह ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्विच ऑफ कर सकती है, मतलब ऑस्मो रिसेप्टर्स को बंद कर सकती है और फीडबैक को पूरा करने के लिए एडीएच का जो रिलीज़ होता है वहाँ पर, उसको भी वह सप्रेस कर सकती है, मतलब कि दबा सकती है। जो एडीएच होते हैं, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, यह ब्लड वेसल्स पर कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट के द्वारा किडनी के फंक्शंस को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वह बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर का बढ़ने के कारण जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है वह बढ़ सकता है, जिससे कि जीएफआर भी यहाँ पर बढ़ सकता है। जो जेजीए होता है यह यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर में जब फॉल आता है, मतलब कि गिरावट आती है, तो यह यहाँ पर जो जेजी सेल्स होती हैं उनको रेनिन रिलीज़ करने के लिए एक्टिवेट कर सकता है, जो कि ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 और आगे चलकर एंजियोटेंसिन सेकंड को बनाने में यहाँ पर हेल्प करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक बहुत ही पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जिससे कि जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर होता है वह इंक्रीज़ हो जाता है और उससे जीएफआर भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करता है, मतलब कि उसे एक्टिवेट करता है कि वह यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करता है। एल्डोस्टेरॉन ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट्स से सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शंस का कारण होता है। यह भी ब्लड प्रेशर और जीएफआर को इंक्रीज़ करता है। यह जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसे जनरली रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। हार्ट की एट्रिया में ब्लड फ्लो का जो इंक्रीमेंट होता है, मतलब जो वृद्धि होती है, वह एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर को रिलीज़ कर सकती है, मतलब कि एएनएफ को यहाँ रिलीज़ कर सकती है। एएनएफ मतलब कि जो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर है वो वासोडाइलेशन के कारण, मतलब कि ब्लड वेसल्स के फैलाव के कारण यहाँ पर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकता है। एएनएफ जो होता है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ये वासोडाइलेशन की प्रोसेस बताता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, मतलब कि उन्हें यहाँ पर फैला देता है। तो जब ब्लड वेसल्स फैल जाती है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाता है। ANF mechanism therefore act as a check on the renin-angiotensin mechanism। जो NF मैकेनिज्म है वह रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की जांच के लिए एक यहाँ पर कार्य करती है।
तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।